हर ऑर्डर में के की वैल्यू अलग होगी। हाँ यूनिटी कह रहा हूँ, जीरो ऑर्डर की अलग है, फर्स्ट ऑर्डर की अलग है। देख एक बार लिखवा रखा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट की पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट की पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट ना, तो रेट कांस्टेंट की तो अलग ही होगी। अब ध्यान सुनना, आज वाली थोड़ी अच्छी बात होने वाली है ना, तो तसल्ली से सुनना है और टफ नहीं है वही इनफाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट, टी वैसी सी चीजें चल रही है ना। हमने जो मॉनिटरिंग की बात करी थी पहले, किसका पढ़ा, गैसियस फेज रिएक्शन, उसमें प्रेशर मेजरमेंट की भी बात होगी और वॉल्यूम मेजरमेंट की भी ना। अब नंबर 2 लिखो, इन एक्वस फेज रिएक्शन, तो उसमें ए पार्ट, जैसे वहां पे था प्रेशर और फिर वॉल्यूम, तो यहाँ पे ए पार्ट आएगा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेटिंग एजेंट यूज्ड। इस पे सवाल जेई मेन में बहुत ही कम आने वाला है। ठीक है, यहाँ से अगर सवाल आएगा तो फिर जेई एडवांस में आएगा, क्योंकि थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशंस हो भी सकती हैं, क्या तो आसान कैलकुलेशन का भी बन जाए। अब यहाँ करवाएंगे कि हम टाइट्रेशन कराएंगे। ठीक है, कोई टाइट्रेटिंग रिएजेंट कुछ हम ऐड करेंगे जिसकी कंसंट्रेशन नॉन होगी, क्योंकि जब हम रिएजेंट ऐड करते हैं उसको वो कैसा होता है, नॉन कंसंट्रेशन है ना। उसका वॉल्यूम कुछ यूज हो रहा होगा, किसी टी टाइम पे कुछ वॉल्यूम यूज हो रहा होगा, इनिशियल टाइम पे कुछ यूज हो रहा होगा। अब वो डिपेंड करेगा, मान लो मैंने टाइट्रेटिंग एजेंट लिया, अगर वो सिर्फ रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या वी इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या? एक बार मैं सारी चीजें रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो यहाँ पे टी क्या चीज है, टाइट्रेटिंग एजेंट यूज, और जो भी टाइट्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन उसकी नॉन मिलेगी ना। अच्छा अगर मैंने लिखा वी नॉट, वी नॉट क्या चीज होगा, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेटिंग एजेंट टी यूज एट इनिशियल टाइम, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। वीटी क्या चीज है, इट इज वॉल्यूम ऑफ टी यूज्ड एट टाइम इक्वल टू टी, और वी इनफाइनाइट क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ टी यूज्ड एट टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब सुनना एक बार, एक बहुत छोटी सी बात पूछता हूं मैं तुमसे, अगर ये जो टाइट्रेटिंग एजेंट टी है, अगर ये सिर्फ रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करे, अगर ये सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करे, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट, तो इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट रहा होगा, इनिशियल टाइम पे क्या रहा होगा, रिएक्टेंट, तो कुछ अमाउंट इसका टी का यूज हुआ होगा, क्योंकि आपस में जब रिएक्शन होगी तो इसका वॉल्यूम यूज होने वाला, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट, तो मतलब वी नॉट की वैल्यू जीरो तो नहीं होने वाली, कुछ ना कुछ तो आएगी। अच्छा जब टाइम टी हुआ होगा, कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, यानी रिएक्टेंट अभी भी प्रेजेंट है और प्रोडक्ट भी बन गया। मान लो प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा पर रिएक्टेंट तो अभी भी प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा होगा, मतलब वीटी की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। अब जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा तो क्या होगा, सारा रिएक्टेंट तो खत्म हो गया। अब अगर रिएक्टेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो टी यूज किसके साथ होगा, किसी के साथ यूज नहीं होगा, तो उसका वॉल्यूम यूज क्या होने वाला है, जीरो। क्या वी इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो। अगर कभी ऐसा हुआ कि जो टाइट्रेटिंग एजेंट है वो सिर्फ प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू जीरो होगी। अगर टाइट्रेटिंग जो रिएजेंट ऐड कर रहे हैं इट कैन रिएक्ट ओनली विद प्रोडक्ट, तो क्या वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इनिशियल टाइम पे प्रोडक्ट तो नहीं रहा होगा, सिर्फ कौन रहा होगा, रिएक्टेंट, उसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो उसका कोई वॉल्यूम यूज नहीं होगा, तो वी नॉट की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो। ये दो चीजें याद रह जाएंगी क्या, तो एक बार ये यहाँ पे टी क्या चीज है, टाइट्रेटिंग रिएजेंट यूज, कि जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या रख दिया हमने, टी रख दिया। उसका इनिशियल टाइम पे कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है वो क्या है, वी नॉट। किसी टी टाइम पे जितना यूज हो रहा है वो क्या चीज है, वी टी। और इन्फाइनाइट टाइम पे जितना यूज हो रहा है वो क्या चीज है, वी इन्फाइनाइट। क्या ये चार टर्म्स लिख चुके हो गया,
एक बार ये चार टर्म लिखो, फिर इसमें अलग अलग केस बनाएंगे ना। और जो मैंने अभी बात करी है ना, एक बार वी नॉट जीरो, एक बार वी इनफाइनाइट जीरो, प्रूव भी कर दूंगा उसको कि वो बातें सही थी। इसकी नॉन कंसंट्रेशन लिख देना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन। इसकी नॉर्मेलिटी एन गिवन है अपने को टी की ना। चले आगे। ये नॉर्मेलिटी जरूर लिखना था कि जो नॉर्मेलिटी एन है वो किसकी नॉर्मेलिटी है, टाइट्रेटिंग रिएजेंट की। तो अब देखो जो बात बोली है उसको प्रूव करते हैं, केस वन लिखते हैं। अब एक बार सुनते चलना, बाद में नोट करना। रिएक्शन लिख ली, ए से 2B+C, और कह रहे हैं इफ टाइट्रेटिंग रिएजेंट टी reacts only with reactant and n factor ऑफ रिएक्टेंट इज एन, कि रिएक्टेंट का एन फैक्टर कितना है, एन। अच्छा अब ये क्या बोला है, टी सिर्फ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टेंट के साथ, तो क्या वी इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए ना, क्या होना चाहिए, वी इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो। अगर अपन वही फॉर्मूला लगाएं, के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, तो आंसर में क्या बनेगा, वी इनफाइनाइट हटा दो, जीरो जीरो कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या एल एन ऑफ वी नॉट बाई वी टी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एल एन ऑफ वी नॉट बाय वी टी। अब वो लेके आते हैं, वो कैसे आया होगा। देखो इनिशियल टाइम की बात करते हैं, टाइम जीरो, सही है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान ली हमने, एक। अच्छा किसी टी टाइम पे क्या रहा होगा, इसमें से एक्स खत्म हो गया होगा क्या। अच्छा बी का कितना अमाउंट बना होगा, इसका कितना बना होगा, एक्स। अच्छा इसी पे ए पे अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाएं तो फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू में टी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है, एल एन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी, क्या यही होगा क्या, ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। अब मेरे को ए और ए माइनस एक्स तो नहीं चाहिए, मेरे को तो वी नॉट वी टी इसकी टर्म में चाहिए। तो एक काम करते हैं, इनिशियल टाइम पे चलते हैं, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो। अच्छा इनिशियल टाइम पे कौन प्रेजेंट है, ए। अच्छा ये जो टी है किसके साथ रिएक्ट करता है, ए के साथ, तो जब टाइट्रेशन कराएंगे तो कहीं इक्विवेलेंट पॉइंट आता होगा, तो इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तो क्या दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहे होंगे, सेम। ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, सुनते चलो बाद में नोट करना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टी। चेक करो सही है। अच्छा अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, इसकी कंसंट्रेशन कितने गिवन है तुम्हें, या मोल्स मान लो कितने गिवन है, ए, और इसका एन फैक्टर कितना बोलो हमने, क्या नंबर ऑफ मोल्स यूज कर लेते हैं, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। अच्छा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टी यूज, इसकी नॉर्मेलिटी एन मान रखी थी क्या हमने, इसकी नॉर्मेलिटी क्या थी, एन। अच्छा टाइम जीरो पे वॉल्यूम यूज कितना होता था, वी नॉट, सही है क्या, क्या ए मल्टीप्लाइड बाय एन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या चीज होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या पहली इक्वेशन होगी क्या, क्या होगी इक्वेशन नंबर वन। अब एक काम करते चलते हैं, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, इस टाइम पे चलें। तो अभी भी जो अपना ये क्या था, टाइट्रेटिंग एजेंट, ये सिर्फ रिएक्टेंट के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, तो ए के साथ ही रिएक्ट करेगा, बी और सी के साथ तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टी। अच्छा बताओ ए इस पे टी टाइम पे ए के कितने मोल्स हैं, ए माइनस ऑफ एक्स, तो नंबर ऑफ मोल्स एन फैक्टर कितना है इसका, एन। अच्छा नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम यूज कितना होगा इसका, वीटी, क्या सेकंड इक्वेशन होगी क्या, दोनों को डिवाइड कर दे, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय टू, क्या इधर स्मॉल एन से स्मॉल एन कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मेलिटी से नॉर्मेलिटी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ए डिवाइडेड बाय
क्या आ जाएगा, सही है क्या? अच्छा, अगर a अपॉन a माइनस एक्स वी नॉट बाई वी टी है, वहां पर रख देंगे इसकी वैल्यू, लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, क्या बन गया होगा, k इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ, बताओ एक बार, बात सही है क्या ये? क्या यही तो हम प्रूव कर रहे थे भाई? फॉर्मूला क्या था, वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, यही फॉर्मूला था क्या? अच्छा, अब यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू तो क्या, वी नॉट की वैल्यू तो आने वाली है, किसकी वैल्यू जीरो होगी यहाँ पे, वी इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो, वी इनफाइनाइट हटा दो तो यही बचेगा क्या, वी नॉट बाय वी टी। देख के देख लो एक बार, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, ये वाली वैल्यू जीरो, ये वाली वैल्यू जीरो, तो बचा क्या, माइनस वी नॉट माइनस वी टी, माइनस से माइनस कैंसिल, वी नॉट बाई वी टी वही आना था क्या? तो फॉर्मूला क्या है, सेम। तो यानी कि अगर कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता होगा, रिएक्टेंट के साथ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाई वी टी। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो, और कोई ज्यादा जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी ना। लिखो इसको, है ना, जरूरत तब पड़ेगी जब तीनों रिएक्ट कर रहे होंगे ना, फिर थोड़ा सा ये वाला खेल करना पड़ेगा बार बार ना, तो उसके बारे में देखते हैं कैसे करेंगे। इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए इक्विवेलेंस, देखो टाइट्रेशन करा रहे हो तो इक्विवेलेंस पॉइंट लाने पे रुका होगा। अगर कोई चीज मॉनिटर करनी है अपने को, तो मतलब उसका अमाउंट मेजर कर रहे हैं, तो उसका अमाउंट मेजर कैसे होगा, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तभी टाइट्रेशन रोकेंगे। तो वी नॉट क्या, वॉल्यूम यूज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो फॉर इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे ग्राम इक्विवेलेंट बराबर। टाइट्रेटिंग एजेंट उसी ए के साथ रिएक्ट करता है क्या, उसी हमने सबसे पहले इनिशियल टाइम पे हमने क्या लिया, कंटेनर था, स्टार्टिंग में भी रिएक्शन शुरू नहीं, हमने टी यूज करा, ठीक है, तो क्या उसका कुछ अमाउंट रहा होगा, तो इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया होगा। फिर रिएक्शन चलने लगी, किसी टी टाइम पे हम फिर टाइट्रेशन कराने लगे। ये ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन रुक जाती है ना, देखो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो कराई जाती है। कभी मौका मिला मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग लेने का ना, तो ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सा apparatus होता है, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ये चीज ऐड करी जाती है ना, ठीक है, मॉनिटरिंग टाइट्रेटिंग रिएजेंट होता है, वो अंदर ही अंदर फ्लो करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो वो बताता है उसका कितना अमाउंट यूज हो गया, तो वो क्या बताएगा, वॉल्यूम यूज, वी नॉट वी टी वी इनफाइनाइट, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं, हमने तो क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा, अब सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा। मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद ये ए से टू बी प्लस सी स्टार्ट हुई है इनिशियल टाइम पे हुआ जब ए से टू बी प्लस, अब ऐसे देखो रिएक्शन रोक तो नहीं सकते। अब ये जो हमने कहानी लिखी है, इसका मतलब पता है क्या है, इनिशियल टाइम पे भी रिएक्शन शुरू नहीं करी, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ए, इक्विवेलेंस पॉइंट करा दिया, फिर से एक अलग कंटेनर लिया, तो अब ए की रिएक्शन दोबारा स्टार्ट करा दी, उतना ही अमाउंट ले रखा था, फिर किसी टी टाइम पे आगे मैंने मान लो रिएक्शन रोक दी, मैंने किसी टी टाइम पे आगे रिएक्शन रोक दी, वो जो टेम्परेचर प्रेशर या कुछ भी कंडीशन थी वो सारी हटा ली, तब ये कुछ ए का अमाउंट बचा होगा, उस ए अमाउंट में क्या करा दिया, टाइट्रेशन करना स्टार्ट किया, तो उसका अमाउंट पता चल गया होगा कितना वीटी यूज हुआ होगा, तो वी नॉट और वीटी की वैल्यू ऐसे पता चलती है ना। पर हम रिएक्शन ऐसे रोक नहीं सकते बीच में, वो रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहती है, बीच में ही उसको मॉनिटर किया जाता है। पर समझने का तरीका क्या, हमने रिएक्शन रोक दी, एक बार इनिशियल टाइम पे रोक रखी थी, एक बार टाइम टी पे रोक दी, तो उसका अमाउंट फिक्स हो गया, रोक दिए तो इनिशियल टाइम पे ए का अमाउंट फिक्स कितना था, ए, और टी टाइम पे फिक्स कितना हो गया, ए माइनस एक्स, तो उसके हिसाब से इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल लिया। इसका मतलब रिएक्शन रोक रखी है हमने इस टाइम पे ना। फिर ये टाइट्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो ए क्या बचेगा, हाँ वो तो कुछ और बन गया होगा, तभी तो कह रहा हूँ, वो रिएक्शन तो हमने रोक के अलग कर लिया वो तो। अब जब दोबारा मॉनिटर करना होगा, फिर से ए लेके चलेंगे जितना इनिशियल कंसंट्रेशन लिया था, फिर तीसरी बार फिर रिएक्शन कराएंगे, मान लो ये 10 सेकंड पे करा लिया हमने एक बार, तो ए तो अपना खत्म हो गया, तो अब मतलब आगे रिएक्शन दोबारा बी सी थोड़ा ना बनेगा उसके बाद। एक बार मान लो टाइम 10 सेकंड 10 मिनट पे हमने एक बार टाइट्रेशन करा दिया, तुम्हारा ए तो खत्म ही हो गया, जितना अमाउंट बचा हो, तो मतलब ए माइनस एक्स तो खत्म ही हो गया, वो तो बचा ही नहीं, है ना। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 20 मिनट पे जब रिएक्शन कराया, तो मैंने तो इनिशियल टाइम फिर से लिया, मतलब ए का मैं अगर 1 मोलर लेके चल रहा था स्टार्टिंग, मैंने फिर से कंटेनर में ए का 1 मोलर लिया, वो बी और सी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ होगा, फिर 20 मिनट पे आगे मैंने फिर टाइट्रेटिंग रिएजेंट डाल दिया, तो फिर वो ए खत्म हो गया होगा, तो फिर 20 मिनट वाला डाटा आ गया मेरे पास, यानी कि वॉल्यूम यूज एट टाइम टी इज इक्वल टू 20, ऐसे 10 मिनट वाला था, ऐसे 20 मिनट वाला था, ऐसे बार बार एक्सपेरिमेंट करके निकालते गए। बिल्कुल करना पड़ेगा, अपना तो खत्म ही हो गया, तो इसलिए मैं वैसे कर रहा हूँ, जब करोगे एक्सपेरिमेंट जाओगे लैब वैब में, तब पता चलेगा वो खत्म नहीं होता, और मौका मिलेगा नहीं ऐसा, मतलब मैकेनिकल केमिकल कहीं लोग नीचे की ब्रांच होती है ना, तो प्रॉपर में फंसना कहीं, भूल के भी नहीं लेनी मैकेनिकल को। क्या होती है, हाँ, मैकेनिकल नहीं होता। किसमें आंसू निकाल देते हैं, कॉलेज नीचे ले लो, मैकेनिकल वाले बड़े गंदे होते हैं मास्टर भी। नहीं ले सकते अगर कोई भी अरे तो कॉलेज बदल लो, एक नीचे वाले कॉलेज में ऊपर की ब्रांच ले लो, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ले लो।
क्या कह रहा है? आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस 40 तक चाहिए, ऑल इंडिया रैंक 40, नंबर दिए 300 से ऊपर 40 50 इतने। 43 है सर। वो हर साल डिपेंड करता है ना कितने बच्चे फॉरेन चले गए। कोई छोड़ के एमआईटी चला जाता है तो वो शुरू से वाली रैंक 5 7 खाली हो जाती है ना, तो क्या आप तो 50 तक चली जाए, मुश्किल है उससे। तो हो नहीं तो गूगल का सीईओ बन जाऊंगा। तो देखियो कि पुलिस की तैयारी करता मिले बाद में। नहीं सर। पुलिस नहीं सर, आईएएस भी हो सकता है। तू नोट करता ले इसको। तो इसे आईएएस की तैयारी क्या परेशानी हो गया है? जिसने लिखना है वो केस 2 लिखना। चले आगे। चलो केस नंबर 2। ए से बी प्लस सी, if T reacts with products only and their n factors are n and 2n। ये मान लो एक का n फैक्टर n मान लिया, b का n फैक्टर n मान लिया और c का n फैक्टर क्या मान लिया 2 टाइम्स ऑफ n। अब देखो अगर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन सी वैल्यू जीरो हो जाती होगी? क्या वी नॉट की वैल्यू जीरो होगी क्या? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वी इनफाइनाइट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी आना चाहिए। अब वो देखते कैसे आता हुआ, एक बार सुनो इधर बाद में नोट करना। क्या टाइम जीरो पे इसके ए मोल मान लें क्या? किसी टाइम टी पे क्या हुआ होगा? ए माइनस ऑफ एक्स रहा होगा। और अगर इनफाइनाइट टाइम करें तो ये खत्म हो गया होगा, ये कितना बना होगा ए, और ये कितना बना होगा? अच्छा ये भूल ही गया ना, एक्स और एक्स ऐसे ही रहा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत सही है। अगर मैं यहाँ पे के टी का एक्सप्रेशन लिखता तो क्या बनता? के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ क्या था? ए अपॉन में ए माइनस एक्स। तो अगर मैं ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालूं तो सारी कहानी आ जाएगी, मतलब फिर तो आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो इनिशियल टाइम पे तो टी रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ए प्रेजेंट था, ए के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करता, सिर्फ किसका रिएक्ट करता है? बी और सी के साथ। तो एक काम करते हैं, इक्वलेंस पॉइंट लगाते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। अच्छा टी किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो अगर दोनों को खत्म करना होगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी कर देते हैं दोनों के। ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टी यूज्ड, मतलब कितने यूज हुए वो किसके बराबर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। चेक करो सही है। अच्छा नॉर्मेलिटी क्या मान लें इसका? एन, और वॉल्यूम टी टाइम पे कितना यूज होता है? वीटी लिख दे। अच्छा यहाँ पे बताओ बी के कितने मोल है टी टाइम पे? एक्स मोल है। इसका एन फैक्टर कितना माना हुआ हमने? एन, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस सी के भी कितने मोल है? एक्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर कितना है इसका? 2 टाइम्स ऑफ एन। ठीक है इसको करना एक बार, क्या बन गया ये?
n मल्टीप्लाइड बाय वी टी इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 बन गया क्या? ये पहली इक्वेशन आ गई। अब एक काम करते हैं, एट इनफाइनाइट टाइम टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। चेक करो, यही बनने वाला है। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मेलिटी एन, वॉल्यूम क्या रहा होगा, बी इनफाइनाइट। अच्छा, बी के कितने मोल्स है इनफाइनाइट टाइम पे, ए, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका फैक्टर कितना है, एन, प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एन। क्या बन गया यहाँ से, एन इंटू में वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या, 3 टाइम्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एन। क्या सेकंड इक्वेशन आ गई क्या? दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करो, क्या बन गया होगा, वी टी डिवाइडेड बाय वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या बन गया होगा, 3n से 3n कैंसिल हो गया होगा, क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय ए। सही है यहाँ तक? तो एक बार ये बताओ, वी टी बाय वी इनफाइनाइट किसके बराबर आ गया, x बाय ए। मेरे को x बाय ए तो नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, a अपॉन में a माइनस एक्स चाहिए क्या? अरे बोलो भाई, क्या दोनों तरफ 1 माइनस कर दें क्या? दोनों तरफ क्या कर दें, 1 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस वी टी बाय वी इनफाइनाइट, और वहां क्या लिख दोगे, 1 माइनस ए बाय एक्स। तो ये क्या बन गया, v इनफाइनाइट माइनस वी टी डिवाइडेड बाय क्या हो गया, और ऊपर क्या बन गया, x माइनस ए डिवाइडेड बाय क्या हो गया, x। सही है क्या? अच्छा, मेरे को अब क्या चाहिए इसमें, देना कहीं गड़बड़ करी है क्या मैंने, x बाय ए था ना, कोई देख ही गया था, x बाय, तो क्या बन गया ये, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए। चाहिए क्या मेरे को, a अपॉन में a माइनस एक्स चाहिए क्या? क्या रेसिपी दोनों तरफ पलट देंगे, दोनों तरफ पलटो तो क्या, a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, v इनफाइनाइट अपॉन v इनफाइनाइट माइनस ऑफ vt। अच्छा, यही फॉर्मूले में चाहिए था अपने को, a अपॉन a माइनस एक्स, तो क्या बन गया, kt इज इक्वल टू ln ऑफ v इनफाइनाइट अपॉन में v इनफाइनाइट माइनस ऑफ vt। तो एक बार कोई परेशानी इसमें, सही है? देखो फॉर्मूला यही था कि अपने पास के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी। अब हम क्या बोल रहे थे कि ये ए के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो इनिशियल टाइम पे तो वॉल्यूम यूज होना नहीं, तो सिर्फ वी नॉट की वैल्यू क्या थी, जीरो। क्या ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है क्या? क्या हो रहा है, वी इनफाइनाइट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी। तो अब देखना, इन दोनों केस में अगर रिजल्ट याद होगा तो कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, कहीं भूल जाए तो बात अलग है। भूल जाए तो क्या डिराइव किया जा सकता है क्या, ज्यादा टफ नहीं है ना, और आएगा भी एडवांस में, तो 3 मिनट मिलने वाले हैं क्वेश्चन के लिए, कर लेंगे 3 मिनट में तो। नोट करो एक बार पीछे, कल काम दिया था क्या कोई, किया किसी ने? कोई भी नहीं करके लाया पूरी क्लास में, शर्म मानी चाहिए तुम्हें। मुझे लगता है यहीं बिठा के काम कराना पड़ेगा तुमसे। ऐसा है ना, तो सुबह से आया हो, तूने कुछ नहीं करा, तू भी सुबह से आया हो अभी, तूने कुछ नहीं करा, सारा दिन फिनिश करके कहाँ जाओगे? इस पे तुम्हें क्वेश्चंस भी बहुत कम मिलेंगे ना, अगर आएगा तो डायरेक्टली रिलेशन पे क्वेश्चन फंस जाएगा।
है लिखने तो दे सभी को। यहाँ तक लीजिएगा। अब अगला मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो मैं दिमाग लगा ना। अब देखो अगर सारे डाटा दे दे वी इनफाइनाइट वी नॉट वी टी, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, अगर ए बी सी तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा हो। अब एक डाटा कर देंगे में से, है ना। जैसे प्रेशर पे तो इजीली पी नॉट पी इनफाइनाइट में रिलेशन निकाल पा रहे थे क्या। यहाँ पे अब कैसे तुम वी नॉट और वी इनफाइनाइट में रिलेशन निकालोगे, वो इंपॉर्टेंट है ना। उसके लिए थोड़ी सी बात करते हैं। यही लिख दो, जगह तो है ही। लिखो, केस नंबर 3 आएगा ना। ए से 2b प्लस सी 50 reacts with A, B and C and their n factor on ratio 1:2:3। मतलब n फैक्टर ऑफ ए, n फैक्टर ऑफ बी, n फैक्टर ऑफ सी का रेशियो क्या है, 1:2:3। और गिवन क्या आपने को, टाइम, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेटिंग एजेंट यूज्ड, है ना। टाइम 0 पे वी नॉट और टाइम टी पे वी टी। वी इनफाइनाइट गिवन नहीं है ना। कैलकुलेट रेट कौन सा। अगर वी इनफाइनाइट देता फिर तो सवाल ही ना बचता। वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, सीधा आ जाता। अब लगाओ दिमाग। वी नॉट और वी इनफाइनाइट में रिलेशन निकालना है। तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इक्विवेलेंस की कंडीशन लिख दो, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे लिख दो, दोनों को डिवाइड कर देना। वी नॉट और वी इनफाइनाइट में रिलेशन आ जाएगा। जैसे अभी दो जगह लिख रहे थे ना, टाइम 0 टाइम टी टाइम इनफाइनाइट, ऐसे करके 0 और इनफाइनाइट पे लिखना, टी पे छोड़ देना ना।
टी टाइम में नहीं लिखना, जीरो पे और इनफाइनाइट पे लिखो सिर्फ। वी नॉट और वी इनफाइनाइट में ही रिलेशन दिए सिर्फ। नोट होना है पहले, ये मोल मान लो उसको। हर बार क्या मान रहे थे? मोल। देख इसमें ये खत्म करेंगे एक्स खत्म नहीं हो जाएगा। ए से कितना बन जाएगा 2a, ये कितना बन जाएगा a। अब ग्राम इक्विवेलेंट वाली कंडीशन लगाओ, ये इसको दिया 3 साल वाले से तो लिखना है ये 3n होता है। अब तो ग्राम इक्विवेलेंट वाली कहानी नहीं जाएगा, इसलिए हम लगा देंगे आगे। ये रहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ p b + c का। तो यहां पे इनिशियल टाइम पे सिर्फ किसका रेट कर रहा होगा a के साथ, b और c तो नहीं है। तो जब टाइम 0 पे लिखेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ p इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ a। इक्वल टाइम पे a बचा नहीं, किसका रेट कर रहा होगा जब b के साथ और c के साथ, तो b + c तैयार हो जाता है। इतना गन क्यों बता देना भाई, x वाले टर्म में मैंने कहा था लिखना ही नहीं, x की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अपने को फॉर्मूले में से v इनफाइनाइट हटाना है क्या? क्या v इनफाइनाइट को v नॉट की टर्म में निकालने आंसर आ जाएगा क्या? अगर मैं v इनफाइनाइट को v नॉट की टर्म में निकाल लूं क्या आंसर बन जाएगा क्या? भाई वो रिलेशन तो हमेशा वैलिड है, v इनफाइनाइट माइनस v नॉट अपॉन v इनफाइनाइट माइनस vt। सही है, वहां से हटाना क्या तुम्हें v इनफाइनाइट, तो क्या v नॉट की टर्म में निकाल लेते हो उसको, कहानी खत्म हो जाएगी। तो एक काम करो, बड़ा सिंपल सा है, देखो टी में लिखोगे ना वैसे ही फंस जाओगे, तो सॉल्व भी नहीं होगा, एक्स एक्स करके बैठ जाओगे। क्या करो इसके अंदर, तूने करा भी सॉल्व, बता। सेम है, सही है। देखो इनिशियल टाइम पे इसके ए मोल मान सकते हो क्या? अब ध्यान से सुनना है, यहां तक सभी ये मान लेंगे इनिशियल मोल। अच्छा इनफाइनाइट टाइम पे क्या करोगे, इसको खत्म कर दोगे क्या? इसको क्या कर देंगे, खत्म। एक मोल ए का खत्म होता है तो बी के कितने मोल बनते हैं, तो ए से कितना बनेगा और ए से कितना बनेगा ए। पहले एक बात हो, यहां तक किसी को परेशानी है क्या? क्या लिख पाओगे क्या, कोई दिक्कत? चले आगे। अब एक काम करो, एन फैक्टर मान लो, ए का एन फैक्टर कितना मान लो, एन मान ले। बी का एन फैक्टर कितना मान ले, 2n। सी का एन फैक्टर कितना मान ले, 3। क्यों ऐसा? क्योंकि उसने क्या बोला, एन फैक्टर का रेशियो क्या है, 1:2:3। तो एक n मान लिया और एक 2n और एक क्या मान लिया, 3। अब एक बात बताओ, इनिशियल टाइम पे जो t है वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, a के साथ। b और c तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0। सुनते चलो एक बार, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ t यूज्ड किसके बराबर रहा होगा, क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए के बराबर रहा होगा क्या? पहले तो ये बात सही है। अच्छा यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितनी है, एन, और इनिशियल टाइम पे वॉल्यूम यूज कितना होता है, वी नॉट। अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए कितना था, ए था, तो ए मल्टीप्लाइड बाय उसका एन फैक्टर कितना है, 1, एन सॉरी ना। क्या पहली इक्वेशन बना ली हमने? अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन, इनफाइनाइट टाइम पे लगाओ इसको। अब इनफाइनाइट टाइम में ए तो प्रेजेंट नहीं है, कौन है, बी और सी, तो बी और सी के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। चेक करो सही है यहां तक? अच्छा अब इसके कितना नॉर्मेलिटी एन, वॉल्यूम कितना लोगे इनफाइनाइट टाइम पे, बी इनफाइनाइट।
अच्छा बी के कितने मोल्स थे इनफाइनाइट टाइम पे? 2a। और उसका एन फैक्टर कितना था? 2n। तो 2a मल्टीप्लाइड बाय 2n। सी के कितने मोल थे? a मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर कितना? 3n। सही है क्या? तो क्या n मल्टीप्लाइड बाय v इनफाइनाइट किसके बराबर बन गया? 7 टाइम्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय n। क्या इक्वेशन सेकंड आ गई क्या? क्या दोनों को डिवाइड कर दें? दोनों को डिवाइड करो। 1 डिवाइडेड बाय 2, n से n कैंसिल, v नॉट डिवाइडेड बाय v इनफाइनाइट, an से an कैंसिल, क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 7। तो यहां से क्या पता चला? v इनफाइनाइट इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ v नॉट। सही है यहाँ तक? अब लगा दो फॉर्मूला, क्या था? kT इज इक्वल टू ln ऑफ v इनफाइनाइट माइनस v नॉट अपॉन v इनफाइनाइट माइनस vt। अच्छा v इनफाइनाइट की जगह 7 v नॉट रखो, 7 v नॉट माइनस v नॉट, ऊपर क्या बचेगा? 6 टाइम्स ऑफ v नॉट, नीचे क्या होगा? 7 v नॉट माइनस ऑफ vt। क्या ये रिलेशन आ जाएगा क्या? बताओ एक बार। सही है? तो जब भी ऐसा होगा कि कोई एक टर्म गिवन नहीं होगा तो vt तो हमेशा गिवन होगा। क्या परेशानी? छेड़छाड़ किसके साथ करेगा? v नॉट और v इनफाइनाइट के साथ। तो वो निकालने के लिए प्रेशर की टर्म में तो सीधा लिख लेते थे कि तोड़ सीधा तोड़ा, पी नॉट से 2p नॉट 3p नॉट जो बना जोड़ दिया, सीधा क्या आ गया? p इनफाइनाइट। पर यहाँ पे तो वॉल्यूम किसका? ये टाइट्रेटिंग एजेंट का। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंस वाली कंडीशन लिख के डिवाइड करके क्या निकालना पड़ेगा? v नॉट और v इनफाइनाइट का रिलेशन। अच्छा ये जो रिलेशन होगा किस पे डिपेंड करेगा? एन फैक्टर पे डिपेंड करेगा क्या? अगर मैं एन फैक्टर n 2n 3n की जगह कुछ और ले लेता तो कहानी चेंज हो जाती। क्या कहानी? क्या हो जाती? चेंज। तो मेन ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? एन फैक्टर पे। ठीक है, याद रह जाएगी बातें। एक बार पलट के लिखो पीछे से, और इसी तरीके से लिखना जिस तरीके से लिखा है, साफ सुथरा था ना। कोई ऐसे भी चला होगा वी नॉट फिर 2v नॉट और v नॉट, तुमने लिखा होगा v इनफाइनाइट इज 3v नॉट, फिर चिपका दिया होगा सीधा। कोई है ऐसा? कोई तो होगा क्लास में। किसी ने ऐसे नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो ऐसा होगा, ऐसे लिखा होगा वी नॉट, फिर इधर 2v नॉट और इधर v नॉट, v इनफाइनाइट 3v नॉट लिखा हो। कोई नहीं ऐसे क्लास में? फिर ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम इनका नहीं है, वॉल्यूम किसका है? टाइट्रेटिंग एजेंट यूज का ना। अब इस पे एक सवाल लगाता हूँ, वो कुछ नहीं है, घटिया सवाल है, तुम देख के बता दोगे क्या आंसर होना चाहिए। कौन? इसका शीट का ही क्वेश्चन है, मतलब मॉड्यूल वाला ही ना। और तुमने लिख लिया यहाँ तक सभी ने? यस। सभी लिख लिया यहाँ तक क्या? यस। फिर आगे लिखो, किसका इंतजार है? क्वेश्चन वो तो मैं कर देता हूँ। क्या भी हो ना कर देंगे, क्यों शायद इंग्लिश के मैच करते हैं उस पे बैठ कुछ को देखो। और घर आसपास है क्या? लिख लिया क्या?
टाइट्रेशन करवाने तो नहीं लग जाता साथ साथ में, लिखता ही हुआ, इतनी देर कैसे लगा देता। लिखो, इफ नो कैटलिस्ट H positive is present in acid hydrolysis of ester। इसके बाद नो है सर। हाँ जी, नो। Then rate constant K is, मतलब rate constant is where V naught, V infinite and Vt are volume of NaOH used to titrate T is equal to 0, T is equal to infinite, T is equal to T। ऑप्शन भी दे दूं क्या? जो समझदार बच्चा होगा दो ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट कर देगा, ना उसके लिए बचेंगे सिर्फ दो ऑप्शन, उनमें से तुक्का मारना होगा। तुक्का मतलब बताऊंगा आंसर ना, और कोई पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं क्वेश्चन में। क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? बी 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 होता है। मारो तुक्का मारो, सोचो। अच्छा, रिलेशन क्या होता है? के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस, यही होता है एग्जैक्ट रिलेशन। तो अब देखो, पहला तो वैसे नहीं हो सकता, सी सी सर सी आएगा। अच्छा, पहला तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, ये कभी बनेगा क्या? वी नॉट अपॉन वी टी माइनस वी इनफाइनाइट, कभी पॉसिबल नहीं है, उस रिलेशन से तो नहीं बन सकता, मतलब ए तो कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, बी तो पॉसिबल हो सकता है अगर बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। सी भी पॉसिबल हो सकता है अगर बी इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। अच्छा, डी भी कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे बी इनफाइनाइट माइनस बी टी होना चाहिए, बी टी माइनस बी इनफाइनाइट तो नहीं। तो ये तो देख के पता चल गया, ना तो ए हो सकता ना डी। अब इसके बाद है थोड़ा सा सवाल, देखो मैंने क्या वो पढ़ाया था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, उसमें क्या एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लिखवाया था क्या? यस सर। अब कह रहा है एसिड कैटलिस्ट नहीं है, तो सीधा RCOR डैश प्लस H2O क्या बनाएगा? अच्छा, NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। क्या इनिशियल टाइम पे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा क्या? नहीं रहा होगा, वो तो सिर्फ एस्टर रहा होगा, यानी कि इनिशियल टाइम पे NaOH यूज ही नहीं होगा। NaOH किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ। अब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 RCOH इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या होगा? सो NaOH इज नॉट यूज। तो अगर NaOH यूज ही नहीं हुआ तो V नॉट की वैल्यू क्या रही होगी? जीरो। तो V नॉट जीरो, तो आंसर क्या बन जाएगा? क्या V इनफाइनाइट माइनस V नॉट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस V नॉट VT, तो V नॉट हटा दो, V नॉट की वैल्यू जीरो, तो क्या आंसर B बन जाएगा? क्या क्या फ्री के नंबर देगा? अब देखो, ये तो चलो एक ऑप्शन फंस गया, सी वाला V नॉट बाय VT वाला,
मान लो ये भी थोड़ा बहुत चेंज करके VT बाई वी नोट या कुछ और लिख देता तो आंसर ही एक बचता। तो फिर ज्यादा सॉल्व कर दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी ना। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाली रिएक्शन पता होनी चाहिए थी, ये हम लिख के आए सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ना, लिख लो इसको। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी आ जाएगा। मतलब कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख के आंसर लगाना था ना। चलो चले आगे। अब देखो बी पार्ट पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब क्या होता है ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करते हैं इसके अंदर ना। तो लाइट किसका एग्जांपल है, लाइट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो क्या वेव्स के वाइब्रेशन क्या किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, कोई वेव किसी डायरेक्शन में, कोई वेव किसी डायरेक्शन में। तो जो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट होती है उसकी वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में होती है ना पार्टिकल्स की, है ना। तो अब उससे करते क्या हम, ये ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ रहे हैं ना। एक बार सुनना, ये एक्सपेरिमेंट होता है। ऑर्डिनरी जो लाइट होती है ना उसके वाइब्रेशन जैसे हर डायरेक्शन में, तो ये कौन सी लाइट है, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट। अब देखो अगर लाइट में सभी वेव्स के वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में कर दिए जाए ना तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है लाइट के अंदर, मतलब अलग अलग वेव पर रही होंगी खूब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहता हूँ उन सभी के अगर वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में कर दिए जाए ना तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेन पोलराइज लाइट। तो वो करने के लिए क्या करते हैं, इसको एक प्रिज्म से पास करवाते हैं जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। क्या होता है, निकोल प्रिज्म। कहता है यहां से अगर ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट को पास करा दे तो ये लाइट किस में कन्वर्ट होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज लाइट। क्या देखो सारे वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में हो गए क्या, ऐसी लाइट का नाम क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अभी तक हमने क्या किया, एक ऑर्डिनरी लाइट लिया जिसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में थे, निकोल प्रिज्म से पास कराया, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो होता क्या है, हमने दो चीजें कभी लिखी भी थी आइसोमेरिज्म के टाइम पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल। ज्यादा पढ़ेंगे कहाँ पे, ठीक है। अब तो वो ऑर्गेनिक में आएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। अभी तो बड़ा सिंपल सा है, देखो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे उसको बोलते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है। उसको क्या बोलते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करे, मतलब वो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहां से क्या किया हमने, इसमें से जिस कंपाउंड को चेक करना था कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसको एक ट्यूब में फिल किया, उसका सॉल्यूशन बना के इसमें फिल कर दिया। इस ट्यूब का नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज पोलैरीमीटर ट्यूब। इसका नाम क्या होता है, पोलैरीमीटर ट्यूब। अब यहां से इस लाइट को पास कराया और यहाँ पे लास्ट में एक लेंस लगा दिया, ठीक है। लेंस क्या चीज है, एनालाइजर लेंस।
जहां हम ये चेक कर पाएंगे इस लाइट के साथ क्या हुआ, जहां हम ये चेक कर पाए इस लाइट के साथ क्या क्या चीजें हो रही है। तो यहाँ तीन केस बात करते हैं। अगर मैंने क्या किया, ये लेंस था, लाइट ऐसी रहेगी, जैसे थी वैसी रहेगी, तो क्या मतलब क्या हो गया, कोई रोटेशन इसमें नहीं हुआ। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, नो रोटेशन इन प्लेन पोलराइज लाइट। ये पीपीएल का मतलब क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट। तो अगर ऐसा हुआ तो ये कंपाउंड क्या हुआ, कंपाउंड इज, इसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये कंपाउंड कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा ना, ये कंपाउंड कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। अगर क्या हुआ, ये लाइट होगी रोटेट, भाई होनी तो क्या चाहिए थी, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए था क्या, या तो राइट में रोटेट हो जाए या फिर लेफ्ट में। तो एक काम करते हैं, दो केस बनाए थे अलग अलग पेन से, या तो लाइट ऐसे हो जाए, सही है क्या। अच्छा, ये राइट में रोटेट हुआ लेफ्ट में हुआ, क्या हुआ, राइट में रोटेट। तो ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर रोटेट कर दिया तो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर राइट में रोटेट होता है ना तो उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। देखो बायो वाले बच्चों ने वर्ड सुना होगा, ये दिख रहा है क्या, दिख नहीं रहा ना, यहाँ साइड में लिखता हूँ। ऐसे आगे आएगा, तुमने जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे ना आगे, स्मॉल डी स्मॉल एल लिखा होता है, ठीक है, यहाँ लिखा होता है प्लस और माइनस, ठीक है। जब आगे पढ़ेंगे ना ऐसा लिखा मिलेगा, डी फिर प्लस फिर ग्लूकोज, ठीक है। तो ऐसा देखना अब क्या होगा, कोई ऐसा कंपाउंड, ध्यान से सुनते रहना, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर दे, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब वो कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, डी फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे उसको, डी फॉर्म। और ये स्मॉल डी है, स्मॉल डी स्मॉल एल अलग होता है, कैपिटल डी कैपिटल एल अलग होता है, वो ऑर्गेनिक के अंदर आएगा ना। अगर ये लाइट क्या होती, लेफ्ट में रोटेट हो जाता तो क्या होता भाई, अब अलग पेन से बना देते हैं, ऐसा हो गया भाई, रोटेट तो ही रहा है, तो कंपाउंड अभी भी कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, एल फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, एल फॉर्म। तो अगर स्मॉल डी लिखा हुआ उसका मतलब है लाइट किस में रोटेट हो रही है, राइट साइड। स्मॉल एल लिखा हुआ तो राइट, लाइट किस में रोटेट हो रही है, लेफ्ट साइड में। तो राइट के लिए डी, लेफ्ट के लिए एल। डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल क्या होता है, लीवो रोटेटरी। अब एक बात देखना, एक जब वो पढ़ा था ना हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, वहां एक नाम लिखा था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, लिखा था क्या, देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या लिखा था, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब सुनना, क्या होता है, केन शुगर से बनता क्या है, ग्लूकोज, और क्या बनता है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रो, मतलब डी फॉर्म। वो लाइट को कहाँ रोटेट करा रहा था, राइट साइड पे। अब वहां प्रोडक्ट बना कौन सा, एक ग्लूकोज और एक कैसा, फ्रक्टोज। अच्छा, ग्लूकोज रोटेट, ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो, और फ्रक्टोज कैसा होता है, लीवो। एक डी फॉर्म और एक कौन सा, एल। मान लो डी वाले ने रोटेट किया प्लस का 20, कितना रोटेट किया, प्लस का 20, और एल वाले ने रोटेट किया -50, तो नेट रोटेशन कहाँ रहा होगा, -50 की तरफ, मतलब किसकी तरफ रहा होगा, लीवो की तरफ। यानी कि जो डेक्स्ट्रो था पहले मिक्सर, प्रोडक्ट में किस में कन्वर्ट हो गया, लीवो में, इसीलिए नाम बोलते हैं उसको इन्वर्सर। जो पहले डी फॉर्म थी वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के टाइम पे एल फॉर्म में। तो इसलिए क्या नाम होता है उसका, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगी, पहले रोटेट किस में कर रहा था, राइट में, जब रिएक्टेंट था। जब प्रोडक्ट बना तो रोटेट किस में करने लग गया, लेफ्ट में। तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब ये सारी कहानी अपने को पढ़नी पता क्यों थी, सिर्फ एक टर्म डिफाइन करने के लिए, कौन सा, ये थीटा। इस थीटा का नाम होता है, थीटा इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल रोटेशन। ऊपर लिख दूं क्या, इसमें भी है। नहीं, ऑर्गेनिक का पार्ट है। थीटा इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल रोटेशन। ये हमने सारी कथा क्यों पढ़ी, कुछ जरूरत नहीं थी ना भी पढ़ता, मैं सीधा लिखता था थीटा इज ऑप्टिकल रोटेशन। तो थीटा का मतलब क्या है, कि कितना रोटेट कर रहा है किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को। अगर डेक्स्ट्रो हुआ तो साइन क्या लगाओगे, पॉजिटिव का। लीवो हुआ तो साइन किसका लगाओगे, नेगेटिव। देखो ये सारी कहानी लिखने के बाद थीटा नीचे लिखोगे, थीटा इज ऑप्टिकल रोटेशन। उसके बाद जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वो वाली कहानी लिखनी है तुम्हें। अगर मैंने ऐसे लिख दिया थीटा इज +50 डिग्री, तो कौन सी फॉर्म रही होगी, डी फॉर्म।
अगर मैं लिखा थीटा इज -50, तो वो कौन सी फॉर्म रही होगी? एल फॉर्म। तो ये रखना, अगर कभी प्लस लगा हुआ तो वो साइन किसके लिए है? डेक्स्ट्रो के लिए, और माइनस लगा हुआ तो किसके लिए है? अब देखना, इसकी कोई जरूरत नहीं है ऑप्टिकल रोटेशन। कोई कंपाउंड अगर इसे बोलते कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, थीटा की वैल्यू बताओ, 0। कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, थीटा की कुछ ना कुछ क्या आएगी? वैल्यू। समझ आ रही है बात? पॉजिटिव हुआ तो डेक्स्ट्रो, नेगेटिव हुआ तो लीवो, बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, ऑर्गेनिक में बात आएगी, अब ऑर्गेनिक में एक्सपेरिमेंट करा के थोड़ा ना देखेंगे। मान लो कोई कंपाउंड दे दे ऑर्गेनिक का, ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, कि एक्सपेरिमेंट करने थोड़ा ना बैठेंगे। तो फिर उसका कुछ तरीका होगा कि कैसे चेक करें कि ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ तो हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? जैसे पी नॉट, पी इनफाइनाइट माइनस पी नॉट अपॉन पी इनफाइनाइट माइनस पी टी, यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा इनफाइनाइट माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इनफाइनाइट माइनस थीटा टी। बस ये फॉर्मूला लगना है। इसको लिखो एक बार, बना लो, ये थोड़ा सा आइडिया सा हो जाएगा। सीधा थीटा लिखते तो क्या आपका परेशानी भी हो जाती। बहुत बढ़िया, संभाल के रखो।
पूरा 180 रोटेट कर दिया, क्या हो गया? 180 रोटेट कर दिया कौन? TPM। 180 का तो कुछ रोटेशन होएगा ही नहीं, तो जीरो ही माना जाएगा। ऐसे लाइट पलट गई, उसका तो कोई रोटेशन नहीं, रोटेशन नहीं ऐसे बनेगा 10 20 30, 180 आएगा ही। 180 का मतलब तो लाइट वैसी दिख रही है, वाइब्रेशन तो ऐसे ही थे, अब उसको ऐसे भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चलें आगे। अब देना यहां बात करते हैं, ए पार्ट लिखा था ना हमने उसको एक्वस फेज के अंदर, एक्वस फेज हेडिंग डाली थी, एक्वस फेज रिएक्शन, उसमें ए पार्ट क्या था, उसमें वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेटिंग एजेंट यूज था। अब बी पार्ट देखो इसमें, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। अब ये बड़ा आसान है, एक बार सुनते चलो जल्दी से ना, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, दो तीन केस करेंगे, बहुत आसानी से लिख दोगे तुम। अगर यहां बात करें थीटा नॉट क्या चीज है, इट इज टोटल ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। अगर बोल दे थीटा टी, तो ये क्या होगा, टोटल ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। सही है, थीटा इनफाइनाइट क्या होगा, टोटल ऑप्टिकल रोटेशन एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या चेक करो, ये सारी तीनों बातें सही है क्या, थीटा नॉट, थीटा टी और थीटा इनफाइनाइट। अब सुनना एक बार, मैं कह रहा हूँ सुन लो पहले, बाद में लिखना, कहाँ भाग के जा रहे हो, यहीं बैठे हैं। केस वन लिखते हैं ना, अगर मैं बोलूं कि इफ ऑल reactant and product are optically active, कि देखो हर टाइम पे जो मिक्सचर मिल रहा है वो क्या इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट रहा होगा, क्या वो भी एक्टिव है। अच्छा, किसी टी टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मिक्सचर रहा होगा, क्या तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कहीं ना कहीं रोटेट कर रहा होगा। और इन्फाइनाइट टाइम पे सिर्फ प्रोडक्ट है तो वो भी क्या कर रहा है, ऑप्टिकल रोटेशन है। मतलब कोई भी वैल्यू जीरो तो नहीं होने वाली यहाँ पे, अगर कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होगी तो क्या होगा, के मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ थीटा इन्फाइनाइट माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फाइनाइट माइनस थीटा टी। क्या फॉर्मूला तो हर जगह चल रहा था, एक में प्रेशर एक में वॉल्यूम, अब यहाँ पे क्या हो गया, थीटा आ गया। अब इसके बाद सेकंड केस की बात करते हैं, इसमें कह रहे हैं इफ रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव, प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इफ ओनली रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ, अगर सिर्फ रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो इनफाइनाइट टाइम का रिएक्टेंट तो खत्म हो गया होगा, बचेगा क्या, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, तो थीटा इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी जीरो। तो इस केस में थीटा इनफाइनाइट क्या कर देंगे, जीरो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ थीटा नॉट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, थीटा टी। अगर एक केस बोल दें, केस नंबर 3, इफ ओनली प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर सिर्फ प्रोडक्ट ही ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो क्या होगा, भी इनिशियल टाइम पे कौन रहा होगा, रिएक्टेंट, अब उसकी वजह से कोई रोटेशन होगा नहीं, तो थीटा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ थीटा इन्फानाइट अपॉन थीटा इन्फानाइट माइनस थीटा टी। क्या अप्लाई कर पाएंगे क्या, ये तीन चीजें हर बार मिलने वाली है ना, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में आंसर आता रहेगा, लिख लो इसको ना। टाइट्रेशन से ज्यादा सवाल इस पे मिल जाते हैं ना तुम्हें, टाइट्रेशन पे कंपैरेटिवली कम सवाल मिलते हैं, इस पे फिर भी तुम्हें कोई भी सेक्शन करोगे तीन चार सवाल इस पे मिल जाएंगे, सारी वैल्यूज गिवन होगी, सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आना है।
देखो क्वेश्चन करेंगे फिर इसको। ठीक है क्या? चले, चलो क्वेश्चन लिखो। एक रिएक्शन है ए से बी प्लस सी। It was found that at the end of 10 minutes, from the start, the optical rotation of system was 50 degree, and when the reaction is complete, it was 100 degree. Assuming that only B and C are optically active, and dextrorotatory, calculate rate constant of first order reaction. बहुत घटिया सवाल है। अभी जितना बड़ा सवाल है, आंसर एक लाइन का 0.0690 0690 या 3। सर एक्ट
क्या लग रहा है तुम्हें, क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्या थीटा टी गिवन है क्या? कितना? 50 डिग्री। थीटा इनफाइनाइट कितना गिवन है? और टाइम कितना गिवन है? अपने को दिख रहा है थीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी? क्यों, क्या है बोल रहा है कि बी और सी मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, ए ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, तो थीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो सप्लाई कर दो k मल्टीप्लाइड बाय टी ln ऑफ थीटा इनफाइनाइट माइनस थीटा नॉट, थीटा इनफाइनाइट माइनस थीटा टी, ln ऑफ 2 बन गया होगा। ln ऑफ 2 क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय फिर 10 हो गया। आंसर क्या हो गया? 0.0693 और क्या होगा? मिनट का इनवर्स। तो अभी कोई परेशानी इसमें? सेट है क्या? कर दोगे क्या? क्या फ्री के नंबर ऐसा आ गया तो? बस ये लोगों ने पढ़ा नहीं होता इसलिए रह जाते क्वेश्चन, तो लगता है टफ सवाल है, पर है क्या? सीधा पूरी मॉनिटरिंग में एक फॉर्मूला चला गया, इनफाइनाइट माइनस नॉट अपॉन इनफाइनाइट माइनस टी। चाहे कुछ भी कर ले छेड़छाड़, क्वेश्चन में आंसर डायरेक्टली वहां से लास्ट से आ ही जाता है ना। चलो फिर अब काम लिख लो, पिछला ही नहीं पूरा लिख क्या लो काम। सेक्शन ई और ऐड है ना, ए से लेके ई तक 5 ही सवाल एक्स्ट्रा, भी पिछले पूरे नहीं इसलिए आगे नहीं दे रहा है ना। अभी पिछला भी पूरा करोगे फिर 5 सवाल इसके हो जाएंगे, तो इसलिए अभी एक्सरसाइज 2 में से आगे नहीं बात कर रहे ना, एक बार इतना ही अटेम्प्ट करना।